शेखावत साइंस प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का हल यहीं पर है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्वागत है मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत और आइए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का शेष भाग और आगे जानेंगे प्रोटीन तथा वसा के बारे में। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की। तो कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, जिनमें मोनो और डाइसैकेराइड्स जल में घुलनशील तो होते हैं और स्वाद में मीठे भी होते हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल में अविलेय हैं और स्वाद में फीके होते हैं, ये मीठे नहीं होते। अगला पॉइंट, भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स को माना जाता है मित्रों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाया जाना अत्यंत सरल होता है और इसे अधिक मात्रा में लेने से शरीर को कोई हानि भी नहीं होती, बल्कि लीवर इसे ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर कर लेता है, ताकि हमें जब भोजन के रूप में कोई पदार्थ खाने को न मिले तो लीवर पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि ये आसानी से पचा लिए जाते हैं, मतलब पचाने में सरल होते हैं। अगला पॉइंट, हमें रोटी या सूखा चावल देर तक चबाने से मीठे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्योंकि रोटी, चावल, शकरकंद, आलू, इन सभी में स्टार्च अर्थात मंड पाया जाता है, अर्थात इनमें भोजन का संचय मंड या स्टार्च के रूप में होता है। जब हम इन्हें खाते हैं तो हमारी लार में उपस्थित जल से ये मिलते हैं और देर तक जब इन्हें चबाया जाता है तो ये लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम्स की उपस्थिति में माल्टोज में बदल दिया जाता है। मतलब मंड या स्टार्च को जल के साथ जब ये मिलता है तो लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम के माध्यम से इसे माल्टोज में बदल दिया जाता है और माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं वाली शर्करा होती है, अर्थात शुगर होती है, अतः यह खाने में मीठी लगती है। देखिए मित्रों, लार का पीएच मान 6.8 होता है, अर्थात हमारी लार हल्की अम्लीय होती है। क्योंकि ये पीएच मान 7 से कम है, इसलिए लार को अम्लीय श्रेणी में रखा गया है। कृत्रिम शर्करा मतलब हम शुगर की बात करें जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये इस शुगर का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। इसे फास्फोरस मतलब हड्डियों के चूर्ण द्वारा साफ किया जाता है, क्रिस्टल व्हाइट बनाया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की खोज सन 1838 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। इसका नामकरण 1839 में वैज्ञानिक मोल्डर द्वारा किया गया था। प्रोटीन का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। इसका ऊर्जा मान या कैलोरी वैल्यू
6.5 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 6.5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों के द्वारा पेप्टाइड बंधों की सहायता से जुड़ने से होता है। कुल मिलाकर हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में निर्मित होते हैं और शेष 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। इन सभी अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ जाने पर, जब सभी अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और फिर डबल होकर मतलब दोहरी श्रृंखला बनाकर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण का कार्य राइबोसोम के द्वारा आरएनए की सहायता से किया जाता है। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना और मांसपेशियों का निर्माण करना। जब हम सो जाते हैं तो प्रोटीन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः निर्मित करता है और हमारी मांसपेशियों का भी निर्माण करता है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अर्थात बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी हो जाने पर क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। इसमें बच्चे के हाथ पैर एकदम दुर्बल हो जाते हैं, पसलियां तक दिखाई देती हैं, बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है, मांसपेशी रहित तो होता है, एकदम कंकाल तंत्र। अगला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यदि इन दोनों की कमी हो जाए, यदि किसी बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की कमी हो जाए तो मरास्मस नामक रोग हो जाता है। ये भयंकर कुपोषण को प्रदर्शित करता है। अर्थात बच्चा भयंकर रूप से कुपोषित है, ना ही उसके शरीर में ऊर्जा है और ना ही मांस। इसके अतिरिक्त आइए आगे देखें कि किन किन पदार्थों में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं। जैसे दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि मतलब हड्डी में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, जिसके हमारे कर्ण पल्लव मतलब बाह्य कर्ण बने होते हैं, या नाक की हड्डी होती है, वो उपास्थि है, कार्टिलेज है। इसको कॉन्ड्रिन मतलब इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। जानवरों के सींग, बाल, खुर, नाखून और पंजे में केराटिन प्रोटीन उपस्थित होता है। मक्के में, मक्का जिसे मेज कहते हैं, मक्का में जेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में या खून में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। हमारी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन और अंडे में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। रेशम के धागे का एक कोकून निर्माण करता है रेशम का कीड़ा, और उससे हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है। तो रेशम के धागे में फाइब्रिनोयन नाम का प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें आप लोगों को कि सभी दलहनी फसलें अर्थात दाल वाली फसलों की जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं, जिसमें
राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक एक जीवाणु निवास करता है। उस जीवाणु के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट नामक यौगिकों में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग दलहनी फसलों द्वारा अमीनो अम्लों के निर्माण में होता है और उनका सेवन करने से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए मित्रों, वसा के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। वसा, जिसे इंग्लिश में लिपिड्स या फैट कहा जाता है, वसा का निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड्स से मिलकर होता है। वास्तव में वसा में कार्बन और हाइड्रोजन के अणु जब उच्च घनत्व के साथ मिलते हैं तब यह निर्मित होती है। यह एक चिकना और तैलीय पदार्थ होता है। वसा के अणुओं के बीच एस्टर बंध पाए जाते हैं। इसका कैलोरी वैल्यू या ऊर्जा मान 9.5 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुना अधिक होता है। कृत्रिम वसा अर्थात वनस्पति घी या इसे डालडा भी कहते हैं। इसका निर्माण वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा निकेल या मॉलिब्डेनम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। आगे देखते हैं। शरीर में वसा के अनियमित जमाव हो जाने से गाउचर नामक रोग होता है। विटामिन डी को वसीय विटामिन भी कहते हैं, अर्थात विटामिन डी एक प्रकार का वसीय विटामिन होता है। अब हम वसा के प्रकार का अध्ययन करते हैं। वसा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक सरल वसा, सिंपल फैट, संयुक्त वसा, कंपाउंड फैट और व्युत्पन्न वसा, डेराइव्ड फैट। सरल वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को इंग्लिश में सैचुरेटेड फैट कहते हैं और असंतृप्त वसा को अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। संतृप्त वसा में जमने का गुण पाया जाता है, अर्थात तापमान कम होने पर यह जम जाती है। अतः इसे बैड कोलेस्टेरॉल भी कहते हैं। जैसे विद्यालयों में 15 अगस्त का लो क्वालिटी वाला लड्डू खाएं और तालू में जीभ घुमाएं तो आपको पता चलेगा कि डालडा तालू में चिपका हुआ है। तो वो लड्डू समझ जाइए कि बैड कोलेस्टेरॉल से बना हुआ है, मतलब संतृप्त वसा से बना हुआ है। इसे एलडीएल भी कहते हैं। एलडीएल जिसका पूरा नाम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसी तरह से असंतृप्त वसा ये जमती नहीं है, अर्थात ये गुड कोलेस्टेरॉल मानी जाती है। हृदय के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। इसके अंतर्गत सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल आदि आता है। इसे एचडीएल के नाम से भी जानते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जहां बैड स्टेरॉल का अधिक सेवन करने से हमारी शिराओं में और धमनियों में कोलेस्टेरॉल का जमाव हो जाने से उनका मार्ग संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है और खून अत्यधिक दबाव के साथ बहने लगता है। इससे व्यक्तियों में हाई बीपी की शिकायत हो जाती है, अर्थात उच्च रक्तचाप
या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। परंतु गुड कोलेस्टेरॉल या असंतृप्त वसा के सेवन से ऐसा नहीं होता। अब आते हैं संयुक्त वसा पर। तो संयुक्त वसा दो प्रकार की होती है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड का निर्माण फास्फोरस और फैटी एसिड्स से मिलकर होता है। इसे हम मस्तिष्क की वसा भी कहते हैं। जबकि ग्लाइकोलिपिड का निर्माण ग्लूकोज और फैटी एसिड्स के मिलने से होता है, जिसे लीवर की या शारीरिक अंगों की वसा भी कहा जाता है। इसके बाद आती है मित्रों व्युत्पन्न वसा, डेराइव्ड फैट। ये भी दो प्रकार की होती है, स्टीरॉयड और स्टीरॉल। स्टीरॉयड एक प्रकार के वसीय हार्मोन होते हैं। ये क्षमता बढ़ाने वाले वसीय हार्मोन हैं। स्टेमिना ग्रोइंग फैटी हार्मोन्स कहा जाता है इन्हें। इसका प्रयोग अधिकांशतः खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है अपनी क्षमता को बढ़ाने में। इस प्रक्रिया को बाहर से इसे दवा के रूप में लेने से यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है और इसका टेस्ट डोप टेस्ट कहलाता है। यह व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी होता है। अब देखते हैं स्टीरॉल। तो स्टीरॉल भी एक प्रकार का वसीय हार्मोन है। स्टीरॉल अंडे में पाया जाता है, जिसे अर्गोस्टीरॉल के नाम से जानते हैं, अर्गोस्टीरॉल। और विटामिन डी भी स्टीरॉल का एक अच्छा उदाहरण है।